नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है। एक दिन वैसे बाकी है, लेकिन एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो आपको पहले दिन मिल जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो 2 जानकारियाँ देना चाहूँगा। एक तो देखो, जब ऑनलाइन पेपर डाउनलोड होने शुरू हो गए तो बहुत सारी जगह पेपर अलग अलग होते हैं। NSQF लेवल 4 का एक अलग से पेपर हुआ था। तो इस पेपर के जितने भी डायग्राम्स और प्रैक्टिकल है वो आपको हम टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बात ये आती है कि आज प्रैक्टिकल में आप क्या करके आए थे, थोड़ा सा मिलान कर लो, और कल आपको वाइवा के लिए कैसे तैयार होना है इसी पर हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। और आपके CBT एग्ज़ाम के लिए तो मटेरियल हम आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊं कि आज के प्रैक्टिकल में जो टॉपिक रहे थे ना, वो टॉपिक वही रहे थे जो हम आपको पहले से ही बताते आ रहे थे। ठीक है, इतने सारे वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था, जिनमें से एक तो प्रैक्टिकली सेम टू सेम मिल गया, बाकी तीनों प्रैक्टिकल वही आए हैं जो हमने आपको बताए थे। हमने आपको प्रैक्टिकल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक को ज़रूर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रेक्टिफायर को ज़रूर लेंगे। रेक्टिफायर में भी हमने आपको 2 बताए थे, एक बताया था सेंटर टेप फुल वेव वाला और एक बताया था ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपके इसमें ब्रिज रेक्टिफायर आ ही गया। एक तो ये कवर हो गया। सेकंड टॉपिक हमने आपको बताया था कि मशीन वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो बड़ा है। एक्चुअल में क्या है कि सेकंड ईयर को 2 भागों में बांटा है, एक थर्ड सेम, एक फोर्थ सेम। तो एक फोर्थ सेम लिया तो फोर्थ सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स हमें अच्छा लगा था, अब लग रहा था कि वहीं से आएगा, वही दिया। और एक आपका थर्ड सेम के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो थर्ड सेम में टोटली आपकी मशीन आती है, तो उनमें से एक लिया, वही थे प्रैक्टिकल। आ जाओ, आपको दिखा देता हूँ मैं कि प्रैक्टिकल में आया क्या था, है ना। NCVT एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन, जो 2 साल वाले हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल का ये पेपर था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे। क्या क्या था तीनों क्वेश्चंस में ये बताता हूँ, फिर कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा और उसके बाद में हम जो है वो आपको बताएंगे कि अब कल वाइवा के लिए आपको क्या करना है। देखो, पहला सवाल दिया था कि परफॉर्म नो लोड एंड लोड टेस्ट ऑन DC शंट जनरेटर टू डिटरमाइन करेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स। DC जनरेटर की विशेषताएं फाउंड करनी थी आपको, मतलब जाननी थी। जैसे चुंबकीय विशेषता, नो लोड विशेषता और लोड विशेषता। 3 तरह की होती है DC जनरेटर में, 3 ग्राफ बनते हैं। कौन सा जनरेटर था? शंट जनरेटर था। जैसे पहला आपका प्रेरित EMF और फील्ड करंट के बीच में, है ना, वो ग्राफ 0 से ऊपर से शुरू होता है। 3 ग्राफ बनाने थे इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। तो पहले नो लोड पर और फिर लोड पर, तो 3 नहीं 2 ही बनाने थे इसका, 2 ही बनाने थे, तीसरा नहीं, सॉरी 2 ही पूछ रहा है। एक तो नो लोड का पूछ रहा है, तो नो लोड पे आपका ये जो बनता है ना, ये बनता है EMF बोल दूँ या चाहो तो वोल्टेज बोल दूँ। और EMF के साथ आपका ये होता है कि जैसे आपका आर्मेचर पे करंट है वो कितना था नो लोड पे, बिना बाहर के कितना था। और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट पर, ये होती है लोड विशेषता। मतलब 2 ग्राफ बनाने थे, V और I के बीच में जो आप रिलेशन दिखाते हो, है ना। तो नो लोड पर वोल्टेज थोड़ी कांस्टेंट रहती है, लोड बढ़ने से वोल्टेज और घट जाती है। जैसे तीसरा डायग्राम मैं आपको बताऊं, है ना, यहाँ पर आपको टर्मिनल वोल्टेज लिखना था, यहाँ पर आपको लोड करंट लिखना था। चाहो तो आर्मेचर करंट लिख दो, वैसे आर्मेचर करंट लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे लोड करंट ही लिखो, ज़्यादा शब्द बढ़िया वही रहता है। तो क्या दिखाना था आपको कि वोल्टेज रहना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन घट कर के वोल्टेज यहाँ तक आ जाता है, और ये दोनों आपको X और Y से ड्रॉप दिखा देनी थी। अब देखो, हमेशा बोलता आया हूँ कि थ्योरी पर थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर लो। जिन बच्चों का थ्योरी अच्छे से कवर था ना, वो इस डायग्राम को बना करके इसका आंसर जैसे चाहे वैसे दे सकता था। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, IXRX, यानी रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप होता है वो। चाहो तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप लिख दो, एक ही बात है, लिखना था। चाहो तो नंबर लगा दो, यहाँ पर 1 नंबर लिख दो, यहाँ पर 2 नंबर लिख दो, और फिर नीचे उसका स्पेसिफिकेशन लिख दो। अब भार बढ़ने पर वोल्टेज क्यों घटती है, उसके नीचे थोड़ा कारण और विधि बता दो। बस कुछ नहीं था, सिंपल सा ये था। तो DC शंट जनरेटर इन्होंने चूज किया है, वैसे मैं बता दूंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। उसके बाद में देखो, मेक ए कनेक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर टू प्लॉट V कर्व डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशन। बड़ा सिंपल दिया है। सिंक्रोनस मोटर की फील्ड एक्साइटेशन 3 तरह की होती है, थ्योरी में रटवा रखी है पढ़ा करके। अंडर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोटर का पावर फैक्टर और फील्ड एक्साइटेशन बदलती है, जिससे मोटर का क्या होता है, पावर फैक्टर बदलता है। सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो। V कर्व अगर आपको लिखना है तो V कर्व में ये होता है कि करंट आपका यहाँ पर दिखा दो आर्मेचर का, यहाँ पर दिखा दो फील्ड की एक्साइटेशन, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। तो आप अगर चाहो तो ये दिखाओ कि पहले करंट ज़्यादा लेता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, बस। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये लोड की कंडीशन है।
नो लोड पे जो आपको गिरावट दिखानी है वो और कम दिखानी है, बस दोनों पूछ रहा है ना, ये दोनों पूछ रहा है। लोड कंडीशन के साथ में पूछ रहा है मोटर की, तो लोड कंडीशन के हिसाब से बताओ, एक डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे देंगे। वी की आकृति दिखाओ, थोड़ा सही से लिख दो और तीनों को पावर फैक्टर को समझा दो। जैसे यहाँ 1 नंबर लिख दो, यहाँ 2 नंबर लिख दो और यहाँ 3 नंबर लिख दो और अलग अलग एक्सप्लेन कर दो, थोड़ी सी नीचे उनकी विशेषताएं लिख दो। क्या लिखा होगा आपने? नंबर 1 क्या है? लेवल एक्साइटेशन है। यहाँ मोटर में रोटर को एक्साइटेड जो वोल्टेज होती है वो पूरा दिया जाता है जितना रेटेड होता है, बैक ईएमएफ और वोल्टेज बराबर होता है। मोटर की आर्मेचर करंट यहाँ पर एकदम कम होती है और इकाई पावर फैक्टर होता है, मतलब सबसे कम करंट इकाई पावर फैक्टर पर और लेवल एक्साइटेशन पर होती है। नंबर 2 अंडर एक्साइटेशन है, यहाँ पर बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से कम रह जाता है, मोटर की करंट निर्धारित मान से ज़्यादा होती है, पावर फैक्टर लैगिंग होता है। नंबर 3 में बैक ईएमएफ वोल्टेज से ज़्यादा होता है, मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है, करंट यहाँ भी रेटेड मान से ज़्यादा होती है। ये मैं थ्योरेटिकल कई बार बता चुका हूँ। इकाई पावर फैक्टर पर केवल आर्मेचर करंट कम होती है। कल आपसे एग्जामिनर यही पूछने वाला है, वाइवा की तैयारी कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा के लिए। तो यहाँ से न जाने वो कितने क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो वो क्या पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किन के बीच बनता है, पहला सवाल आप बताएंगे उनको, तो वो कहेंगे वी कर्व है क्या, मोटर में कोई और भी कर्व होते हैं क्या? तो सिंक्रोनस मोटर में एक वी कर्व होता है और एक एंटी वी कर्व होता है, ये ध्यान रखना। और अगर आपने बोल दिया कि हाँ सर और भी होता है, तो वो आपसे पूछेंगे कौन सा, फिर आप बताओगे कि सर एंटी वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व, तो वो आपसे पूछेंगे ये क्या होता है, ये किन के बीच बनता है, इसको ड्रॉ करके दिखाइए। ये होता है आपका वाइवा। बस सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, वहीं से आपका जो है वो और डेप्थ चलती गई और वहीं उसी टॉपिक में। जैसे मान लो किसी बच्चे के पास सिंक्रोनस मोटर से सवाल पूछना शुरू कर दिया एग्जामिनर ने, समझ लीजिए उसको केवल सिंक्रोनस मोटर वाला ही पूछेंगे। अगर कोई एग्जामिनर चाहे तो 2-2 क्वेश्चन सबसे पूछ लेगा, लेकिन वो आप अगर आंसर इस तरह का देंगे कि उनको क्वेश्चन और मिलता जाएगा तो वो सवाल आपसे पूछते रहेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी कर्व जो होता है ना, ये आपका एक तरह से एक्साइटेशन करंट और पावर फैक्टर के बीच होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वे एक्साइटेशन बदलते हैं तो पावर फैक्टर कैसे बदलता है, तो पावर फैक्टर यूँ बदलता है आपका, है ना, पहले कम होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर कम हो जाता है। बस ये इन्वर्टेड वी था, तो अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं है। वाइवा मेन है, अब प्रैक्टिकल तो देखो हो ही गया। ज़रूरी क्या है आपके लिए, कल का वाइवा ज़रूरी है और उस वाइवा में आपको अच्छे से रिप्लाई करना है। इन चीज़ों की थ्योरी तैयार कर लो, रात भर का समय आपके पास है। बताने का मतलब ये होता है कि जो हो गया वो तो गया, प्रैक्टिकल में तो जो ठीक है आपने कर दिया, जैसे जैसे डायग्राम बनाया, जो थ्योरी लिखी ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, बेटर क्या है, बेटर ये है कि वाइवा को सुधारिए। और वाइवा के लिए ये रहा। और क्या लिखा है, पीएन जंक्शन डायोड को मल्टीमीटर से टेस्ट करना था और आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना था। ये लो जी जो बताते आए हैं। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्पेसिफाई वेदर अब वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट इज़ कंप्लीट, यानी ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ इसमें क्या कम रह गया। ठीक है ना, तो इनके ओरिजिनल पेपर जो है ना मैं आपको बताता ही आया हूँ। ये रहा एक, तो ये देखो, ये वाले मैं सारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप वहीं से लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम आप वहाँ से ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये किसका था, ये था आपका कनेक्शन स्टार्ट प्लॉट वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर अंडर डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशन। सेम उठाए भाई, रॉ मटेरियल यही लिख कर आए हो गया, मिलान कर लो, हैं कोई गलत तो नहीं लिख दिया। औजार और मापी यंत्र में क्या लिखना था, एमआई टाइप का मीटर, एमसी टाइप का एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, टेकोमीटर, आरपीएम वगैरह नापने के लिए। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, उसकी रेटिंग, डीसी सप्लाई रेक्टिफायर के रूप में, टीपीआईसी स्विच, डीपीआईसी स्विच और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था पूरा। और वी कर्व और वगैरह कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया था, तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम बनाया तो भी ठीक है, नहीं इस डायग्राम की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसने आपको कहा है प्लॉट दी वी कर्व, यानी मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं बच्चे का वी कर्व चेक करूँगा कि कैसे, ये वाला कनेक्शन नहीं। ये तो पावर सर्किट का कनेक्शन है कि हमने सिंक्रोनस मोटर को कैसे सप्लाई दी और रोटर को एक्साइटेशन कैसे दिया, वो नहीं पूछ रहा है। वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि मोटर में वी कर्व को प्लॉट कीजिए। ठीक है ना, तो ये वाला आपका एक प्रैक्टिकल था, लिख कर आए होंगे, बना दिया होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे। उसके बाद में देखो दूसरा वाला, ये किसका था, नो लोड और लोड टेस्ट डिटरमाइन कंपाउंड जनरेटर। ये कंपाउंड का था, खैर आपका उसमें
शंट जनरेटर का आया था, टेस्ट करने का तरीका लगभग सेम ही था। और तीसरा ये रहा आपका, है ना, इसमें ये देख लो, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाना था, औजार क्या क्या चाहिए, टूल क्या क्या चाहिए, तो ये था पूरा आपका आज का सिनेरियो। ठीक है, वैसे वेरियस पेपर्स आते रहते हैं, तो सारे पेपर टेलीग्राम पर डालेंगे, जिनका भी था वो अपने अपने हिसाब से डाउनलोड करके देख लेना। बट अभी यही था, ये मेन 3 प्रैक्टिकल है, तो अच्छे से तैयार करो। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द वाइवा घूमता रहेगा। एक्साइटेशन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रिज रेक्टिफायर वाली और वो सारी विशेषताएं पढ़ लो। उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, उसमें आपसे 4-5 चीज़ें पूछी जाएगी, ये ज़रूर तैयार करके जाना। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड चाहिए, ठीक है ना, सिंगल फेज वाले में। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनकी रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, VRMS कितना होता है, VDC कितना होता है, मतलब DC वोल्टेज कितना मिलेगा, और उसके बाद में PIV रेटिंग कितनी होती है, और डायोड की लोड करंट कितनी होती है। मेन ये 4 क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनर जानना चाहता है कि किस किस बच्चे की कितनी तैयारी इस टॉपिक में, ये ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो डायोड इसमें 4 लगेंगे, इसमें आपके 6 डायोड लगेंगे। ठीक है, और रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट की 2 गुनी होगी। DC ज्ञात करने के लिए 0.90 इंटू VRMS करना, और PIV ज्ञात करने के लिए जो सेकेंडरी का पीक वोल्टेज होगा उसके बराबर का ही होगा। ठीक है ना, सेकेंडरी साइड में जितनी पीक वोल्टेज होती है उसमें हाफ वेव में दोनों में सेम होता है, सेंसिटिव फुल वेव में 2 गुना होता है। और लोड करंट जो है वो डायोड की रेटिंग जो होगी वो लोड करंट की आधे के बराबर होगी। और बाकी थ्योरी हमने करवा रखी है, तो लगभग सारा वहीं से पढ़ना। ठीक, इतना ही था अपडेट। कर दीजिए वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।